मेरा ससुर बहुत जालिम था। घर में सिर्फ उसी का चलता था। वो रोज रात को मेरे पति के कान में कुछ ऐसा बोलता कि मेरा पति मुझे रोते हुए कमरे से बाहर निकाल देता। एक दिन गुस्सा आया तो पति के कमरे में गई ताकि ससुर से पूछूं कि वो क्या कहते हैं, पर दरवाजे पर ही कदम पत्थर हो गए क्योंकि ससुर के बेड पर मैंने एक खुशहाल घराने में आंख खोली, लेकिन खुशहाली मुझे नसीब ना हुई। मुझे पैदा करते वक्त ही मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई। पापा का मम्मी के साथ पसंद की शादी थी और मैं इनकी पहली औलाद थी, जिसके आने की खबर मम्मी ने जब पापा को दी थी तो पापा खुद को इस दुनिया को खुशकिस्मत मर्द समझने लगे थे कि उनकी महबूबा बीबी उनकी औलाद की माँ बनने वाली है। लेकिन जब मुझे जन्म देते वक्त माँ की जान न बच सकी तो अपनी महबूबा बीवी के जाने का पापा को ऐसा सदमा लगा कि वह मुझे इस दुनिया की सबसे मनहूस लड़की समझने लगे। पापा ने मेरा मुंह तक न देखा। मम्मी के गम में निढाल होकर रह गए। मुझे अस्पताल से ही नानी के घर भेजा गया, जहां नानी के हाथ मेरी परवरिश होने लगी, जिसके कभी कभार पापा कुछ पैसे नानी को भेज दिया करते थे कि वो मेरे खाने पीने का खर्चा उठा सके। जब मैं 5 साल की हुई तो पापा ने दूसरी शादी कर ली और वो मुझे बिल्कुल भूल गए। अब मेरा खर्चा वगैरह भी पापा ने भेजना छोड़ दिया था और मेरी नानी भी बूढ़ी होने लगी थी। उनकी बहुएं अक्सर उनसे कहती कि लड़की को बाप के घर भेज दो, लेकिन नानी का दिल नहीं मानता। एक दिन सुबह आंख खुली तो नानी घर में मौजूद नहीं थी। मैं जो नानी के साथ ही सोती थी, मुझे पता ही नहीं चला कि नानी किस वक्त और कहां चली गई। बाहर आकर मामी से पूछा तो पता चला कि रात देर नानी की तबीयत बिगड़ने पर उनको मामू अस्पताल लेकर गए हैं, जहां से अभी तक कोई खबर नहीं आई है। मैं छोटी थी, नानी को ही माँ की जगह देखा था। नानी को दुख में देख के रोने लगी। सुबह से दोपहर हो गई, किसी ने पानी तक न पूछा। भूख की शिद्दत तड़पाने लगी तो मामी से खाना मांगने चली गई, जो हर रोज नानी के साथ खाना दिया करती थी, लेकिन आज इनकार कर दिया और बोली, तेरे मामा घर पर नहीं है, कोई नाश्ता लाने वाला नहीं था। मैंने अपने बच्चों को रात का बचा हुआ खाना खिला दिया है, तेरे लिए कुछ नहीं है। मैं 2 गिलास पानी पीकर बैठ गई। इस दिन दोपहर का खाना भी मामी ने नहीं पकाया था। मेरा पूरा दिन ही ऐसे निकल गया। शाम होने को आई तो अस्पताल से नानी के गुजर जाने की खबर आ गई। मामी ने बताया कि अब तेरी नानी मर चुकी है। अब तेरे पापा आएंगे तो तुम उनसे कहना कि तुम्हें साथ लेकर जाएं, वरना मैं खाना नहीं दूंगी, रोज ही भूखा रहना पड़ेगा। मैं नानी की मौत का सुनकर पहले ही डरी हुई थी। अब मामी ने भूखा रखने की धमकी दे दी तो और डर गई। रात के वक्त नानी को एम्बुलेंस में लेकर आए। सुबह तक इनका अंतिम संस्कार हो गया। मैं घर में अकेली रह गई। अगली सुबह मामी ने एक औरत की तरफ इशारा करके बताया कि ये तेरी सौतेली माँ है, जा इसको कह कि तुझे साथ लेकर जाएं। मैं उन आंटी के पास गई तो मेरे पास आते ही उसने दुपट्टे से मुंह ढक लिया, जैसे उसे मुझसे बदबू आ रही हो या नफरत हो रही हो। यह देखकर मेरी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। मामी ने पास आकर सौतेली माँ से बोला कि लड़की अपने बाप के पास जाना चाहती है। कल नानी की मौत के बाद से एक लुकमा तक हमारे हाथ से नहीं खाया है। कह रही है अपने घर जाना है। ना जाने इसकी नानी इसको कैसे संभालती थी। अब आपकी अमानत है, आप ही लेकर जाएं। सौतेली माँ इस वक्त तो चुपचाप मुझे साथ लेकर आई, लेकिन घर पहुंचते ही शोर डाल दिया कि इसको किसी अनाथालय में डाल दो। पापा को तो पहले ही मुझसे नफरत थी। वो सौतेली माँ से बोले, जो करना है कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकता। ये मनहूस पहले अपनी माँ को खा गई, फिर नानी को, अब हमारा कौन सा घर आबाद करेगी। इन अल्फाज पर मैं बस अपने बाप का मुंह ताकती रह गई। और एक बार फिर मामा लोग याद आ गए, जो अपनी बेटियों के कैसे कैसे नाज उठाते थे। इतने में सौतेली माँ का छोटा बेटा रोने लग गया तो वो मुझे पकड़ाकर खुद उसका फीडर लेने किचन में चली गई। मैंने अच्छे से बच्चे को संभाला और बहलाकर चुप करवा दिया, क्योंकि ननिहाल में मामी के बच्चे भी संभाला करती थी, तो बच्चे संभालने का गुण आ गया था। सौतेली माँ बच्चे का दूध लेकर वापस आई तो बच्चे को मेरे पास खुश देखकर उसको आइडिया आ गया कि इसको घर में ही रख लेती हूँ, नौकरानी की कमी पूरी हो जाएगी। और इस तरह मेरे दाने पानी का इंतजाम हो गया। दुख सुख की वैसे भी कोई समझ नहीं थी, बस घर की छत का साया, रूखी सूखी रोटी पेट भरने को मिल जाती। मेरे लिए यही जिंदगी थी। ना फरमाइश करने की कोई खबर थी, ना प्यार भरे रवैये की आदत। बस दूर दूर से सबको खुश देखकर मैं भी मुस्कुरा लिया करती थी। देखते ही देखते जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। मैं बड़ी होती गई तो धीरे धीरे सौतेली माँ मेरे जिम्मे और काम लगाती गई। यूं घर के सारे काम मैंने संभाल लिए थे। खाना बनाने से लेकर घर की सफाइयाँ, बर्तन, कपड़े धोना और इस्त्री करना,
सब कुछ मैं ही करती। सौतेली माँ फोन पर बातें करती या मैके चली जाती तो पापा को खाना वगैरह भी मैं देती। और इस बात का फायदा मुझे ये हुआ कि बाप की नजर में आते आते कभी कभी उनके प्यार भी मिल जाती। अब पापा ने मुझे इस तरह काम करते देखा तो अपना रवैया बदल लिया था, और वो कभी प्यार से बात कर लिया करते तो कभी मुझे जेब खर्च दे दिया करते, और मेरी खैर खबर भी अक्सर पूछ लिया करते। मैं 18 साल की हो गई। पापा ने सौतेली माँ से मेरे लिए रिश्ता देखने को कह दिया, लेकिन उनको यह बात नागवार गुजरी थी कि मेरे बाद घर के काम कौन करेगा। यह उम्र ऐसी ही होती है कि जब जवानी का रंग चढ़ता है तो कोई भी लड़की इस उम्र में आकर खूबसूरत दिखने लगती है, और मैं तो अपनी माँ पर ही गई थी जो बेहद हसीन थी, इतनी कि पापा उनको दिलो जान से चाहते थे। इस उम्र में पहुंचकर मैं भी बहुत खूबसूरत हो गई थी। जो रिश्तेदार घर आते सबको ही मैं अच्छी लगती, क्योंकि सारे काम भी करती थी और दिखने में भी अच्छी शक्ल की थी। एक दिन सौतेली माँ के मैके से इनकी कोई रिश्तेदार औरत घर आई। मैंने उनके लिए चाय और नाश्ता पेश की तो उन्होंने सौतेली माँ से मेरा रिश्ता मांग लिया। सौतेली माँ ने तो कोई खास ध्यान नहीं दी, लेकिन फिर उन्होंने जब पापा से भी कहा तो मेरा रिश्ता उनके बेटे से पक्का हो गया। वो आंटी बहुत ही अच्छी थी, अक्सर हमारे घर आती तो मेरे लिए बहुत कुछ लेकर आती। मेरी मंगनी उनके बेटे से 2 साल तक रही, और इसी दौरान हम लोग कई दफा मिले भी। अक्सर वह मुझे अपने खानदान के फंक्शन में भी लेकर जाती और सबसे मिलाती। मेरा मंगेतर भी मुझे दिलो जान से चाहने लगा था, मतलब कि मैं उनकी उम्मीदों के मुताबिक साबित हुई थी, और फिर वो मुझे भी पसंद आ गए थे। मैंने इन 2 सालों में अपने आप को बहुत बदल लिया, और ये सब मेरे मंगेतर की वजह से हुआ था, जो शादी से पहले ही मेरा इतना ख्याल रखते। हम दोनों में बहुत ज्यादा मोहब्बत पैदा हो गई थी, और ये सब मेरी सास के मदद से हुआ था, जो मुझे इतना पसंद करती थी। ये साल मेरी जिंदगी के खूबसूरत 2 साल थे, जिनमें मुझे इतनी कदर और इज्जत मिली थी। आखिरकार वो दिन भी आ पहुंचा जब मुझे अपने महबूब के घर दुल्हन बनकर जाना था। मेरी खुशी की कोई ठिकाना न था कि अब मेरा भी कोई अपना घर होगा, जबकि सारी उम्र कोई ठिकाना ऐसा नहीं मिला था जिस पर अपना हक समझती। हमेशा हर घर में पराई बनकर ही रही। अब मैं भी अपने घर की होने वाली थी। सौतेली माँ ने भी न चाहते हुए भी अच्छा इंतजाम किया था, क्योंकि मेरी शादी उन्हीं के रिश्तेदारों में हो रही थी। मैंने इस दिन का और अपने होने वाले पति को अपनी आंखों में लाखों ख्वाब सजाए थे, जो कि आज हकीकत बनने जा रहे थे। आखिरकार वो घड़ी आ पहुंची और मेरी अपने ख्वाबों के आदमी से शादी हो गई थी। मैं अपने महबूब से शादी के लिए बहुत खुश थी, और हम दोनों एक साथ लंबी और खुशगवार जिंदगी गुजारने वाले थे। शादी के बाद विदाई हुई तो होना तो यह चाहिए था कि मेरी और मेरे घर वालों की आंखों में कुछ नमी आ जाती, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ था। मैंने इस घर में कभी अपनापन महसूस तक न किया था कि मुझे छोड़ते वक्त कोई दुख होता। मैं तो बहुत खुश थी कि आज पहली बार मैं किसी ऐसे घर के लिए रवाना होने वाली हूँ जहाँ की हर चीज़ मेरी अपनी होगी, जहाँ मुझे सगे रिश्तों की मोहब्बत नसीब होगी। मेरी माँ से बढ़कर सास मेरा ख्याल रखेंगी। मेरी इस विदाई में सभी घर वालों से गले मिलने के बाद मेरी सास ने मुझे आगे बढ़कर अपने दुल्हे के हमराह गाड़ी में बिठाया तो मैंने उनका हाथ थाम कर बोला, अम्मा आप भी हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाइए ना। जिस पर उनके चेहरे की चमक साफ बता रही थी कि वह कितनी खुश हुई हैं अपनी बहू को इस कदर अपने लिए फिक्रमंद देखकर। और फिर पूरा रास्ता मैंने सास का हाथ अपने हाथ में थामे रखा। सारा रास्ता वो बार बार मेरा माथा चूमती और मेरी बलाएं लेती रही। फिर मेरे पति से कहने लगी कि आज के बाद मेरी बहू की हर बात मानना। अगर इसको तुमसे कोई शिकायत हुई तो सबसे पहले मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। फिर पति हंसकर कहने लगे, भला इतनी जल्दी मेरी माँ पर क्या जादू कर दिया, यह अभी से तुम्हारी बन गई। इस तरह हंसी मजाक करते करते हम अपने घर पहुंचे तो मेरा स्वागत मेरी सास ने बहुत ही शानदार तरीके से किया। मेरे ऊपर गुलाबों की बारिश की गई और वो नोटों के ढेर मेरे ऊपर से वार कर बांटती रही। हर कदम के बदले गरीबों में तोहफे बांटे गए। ऐसी सास शायद दुनिया में मुझे ही मिली थी। सास की इस कदर मोहब्बत ने मुझे जैसे जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया था। इस सब के दौरान मैंने एक बात नोट की थी, मेरे ससुर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे अपने पति के कमरे में बिठाया गया और सब अपने अपने कमरों में चले गए। अब तक काफी रात भी हो चुकी थी, लेकिन मेरी जिंदगी में जैसे आज ही सुबह हुई थी। पति से भी बेपनाह मोहब्बत मिली थी। नींद जैसे कोसों दूर चली गई। खुशी के मारे पूरी रात में जागती रही। भोर के करीब बाहर से आने वाली आवाजें जैसे बाहर अफरा तफरी मची हो।
पति की तरफ देखा तो वह गहरी नींद में सुकून से सो रहे थे। अभी मैं उठकर दरवाजे खोलने का सोच रही थी कि जोर जोर से दरवाजा बजाने लगा। मेरे पति इतनी जोर की दस्तक सुनकर परेशान होकर उठे और बिना जूता पहने ही दरवाजे की तरफ दौड़े, जहां नौकरानी खड़ी परेशान थी। पति ने दरवाजा बजाने की वजह पूछी तो उसने जो बात बताई उसने मेरे कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। नौकरानी ने बताया कि मेरी सास को हार्ट अटैक हुआ है और ससुर उन्हें लेकर अस्पताल गए हैं। आपको भी फौरन आने को कहा है। मेरे पति बिना देर किए बाहर भाग गए और गाड़ी निकालकर अस्पताल की तरफ रवाना हुए। मेरे ऊपर जैसे कयामत टूटी थी। आज ही तो मेरा घर में पहला दिन था। कल रात तक मैं कितनी खुश थी। अस्पताल पहुंचकर पति ने फोन किया था और मेरे साथ किस्मत ने फिर से वही खेल दोहराया था जिसका इल्जाम लेकर मैं पैदा हुई थी, यानी कि मनहूस। मेरी शादी के अगले ही दिन मेरे पति की माँ, मेरी सास और इतना बड़ा मुकाम देने वाली औरत इस दुनिया से विदा हो गई। माँ के बाद अगर किसी को मैंने सच्चे दिल से माँ माना था तो यही औरत थी, जिनके साथ जिंदगी गुजारने के लिए मैंने कुछ सुहाने ख्वाब देखे थे, जिनकी सेवा मैं दिल से करना चाहती थी, जिनके एहसानों का बदला मैं बहुत खूब देने वाली थी। वो तो नहीं रही, लेकिन मेरे घर, ससुराल और जिंदगी पर एक गहरा असर पड़ गया। मेरे पति के बाप ने अस्पताल से लौटते ही मुझे मनहूस होने का ताना दिया था। एक बार फिर मैं एक बाप की नजर में मनहूस बन गई थी। सास की शव घर पहुंची तो पति और उनके बाकी बच्चों को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो गया। इन सब की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे अपना गम भूल गया, जबकि मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरे 2 ननद और एक छोटा देवर था, जिनके माँ का बिछड़ जाना बहुत बड़ा सदमा था। ससुर ने भी खुद को एक कमरे तक सीमित कर लिया था। पति जब भी बात करते बस इतना ही कहते, मेरे घर वालों को संभालना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो निभाने की मैं पूरी कोशिश कर रही थी। घर में काफी सारे लोगों का आना जाना लगा हुआ था। मैं कभी मेहमानों को देखती तो कभी घर वालों को। इस सारे माहौल में मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। कुछ दिनों के बाद जैसे ही लोगों का आना जाना कुछ कम हुआ तो ऐसे मालूम होता जैसे मेरे अलावा घर में कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। सब लोग अपने अपने कमरों तक सीमित थे। पूरे घर में खामोशी का राज्य था। ससुर ने भी कामकाज छोड़कर अपना कमरा बसा लिया था। अब सारे काम और कारोबारी जिम्मेदारियां भी मेरे पति पर आ गई थीं। आखिर किसी न किसी को तो संभालना था। मेरे पति ने भी दफ्तर जाना शुरू कर दिया था। अकेले होने की वजह से वो पूरा दिन दफ्तर में ही रहते। जहां तक मुझे मालूम था कि मेरे आने से पहले घर के सारे काम नौकर के जिम्मे थे, लेकिन सास के मरने के बाद न जाने क्यों सारे नौकर भी घर छोड़कर जा चुके थे। मैं अकेली ही सफाइयां करती, खाना पकाती और सबको कमरों में देकर आती और फिर सबके बर्तन समेटती रहती। देखते देखते मेरी सास को गए 2 महीना तक गुजर गया और सबकी जिंदगी रूटीन पर आ गई। मेरी नंदों ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था और ससुर और देवर भी ज्यादा वक्त घर से बाहर रहने लगे। मेरे पति ने इसी तरह काम को संभाला हुआ था। मैं बिल्कुल तन्हा सी इस घर में रह गई थी। घर के किसी भी शख्स से अगर बात करने की कोशिश करती तो हर कोई मुझे हाँ या ना में जवाब देता। मुझसे कोई ज्यादा बोलना या घुलना मिलना पसंद नहीं करता। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही घर है जहां आकर मैंने खुशहाल जिंदगी जीने के सपने सजाए थे। पति की भी यही रूटीन थी। सुबह उठकर दफ्तर चले जाते और रात को घर आते इतने थके हुए होते कि खाने के फौरन बाद सो जाते। अब मुझे वहशत सी होने लगी थी। मेरी नंदे ना ही घर के किसी काम में हाथ डालती, ऊपर से अपने हर काम के लिए मुझ पर हुक्म चलाती रहती। ससुर ने आज तक मुझसे एक लफ्ज तक नहीं बोला था। उनका खाना और कपड़े वगैरह वक्त से पहले ही मैं कमरे में भेज देती थी। मुझे पति ने यही हिदायत की थी कि मेरे पापा को कभी शिकायत का मौका नहीं देना। उनकी हर चीज वक्त से पहले कमरे में रख देना। फिर मुझे भी इनसे डर सा लगता था कि जाने कैसी तबीयत के मालिक है, इसलिए ऐसा करने में ही अपनी बेहतरी समझती थी। दोनों नंदें बस अपना खाना लेने किचन में आ जाती या फिर कपड़े वगैरह धोने या इस्त्री करने को दे देती थी और कुछ न कहती। छोटा देवर भी बाहर पढ़ाई के सिलसिले में जाने वाला था। आज मैंने सोच लिया था कि मैं भी इंसान हूँ, पति से बात करके देखूंगी। वो प्यार मोहब्बत जो शादी से पहले था वह कहाँ चला गया। मुझे जिंदगी के सफर में ये उम्मीद तो नहीं थी। मेरा इरादा था कि थोड़ा सज सवर के पति का दिल बहलाकर उनसे अपनी ख्वाहिश का इजहार करूंगी,
कि उनके साथ कहीं बाहर जाना चाहती हूँ, घर के झमेलों से थोड़ी रेस्ट लेना चाहती हूँ। इसलिए आज मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने का सोचा। ससुर के साथ साथ आज नंदों का खाना भी मैं उनके कमरे में देकर आई थी, ताकि वह खाने के लिए आवाजें देकर ना बुला लें। फिर अपने कमरे को सेट करके मैंने अलमारी से खूबसूरत सा ड्रेस निकाला था, क्योंकि मेरे दहेज में कुछ भी खास नहीं था, लेकिन सास ने मेरी शादी के सारे कपड़े बहुत ही खूबसूरत बनाए थे। मैंने कपड़े बदलकर हल्का सा मेकअप भी कर लिया और आईने के सामने खड़ी अपने पति के बारे में सोचती खुद से ही बातें करने लगी थी। आज किस्मत मुझ पर मेहरबान थी और मेरे पति आज वक्त से पहले घर आए थे। मैंने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया। पति ने कमरे में आते ही जैसे ही उनकी नजर एक बार मुझ पर ठहर गई, मैंने भी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और फिर उनसे खाने के बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, आज भला कहीं जाने की तैयारी है जो इतने अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हुई हो? मैंने कहा, नहीं, बस आज दिल चाहा कि मैं अपने पति के लिए तैयार हो लूं। पति का दिल बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो आज खाना बाहर खाते हैं, इसी बहाने थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। तुम भी कई दिनों से बाहर नहीं निकली, मैं भी काम में बिजी होता हूं। आज जल्दी आया हूं तो चले, इस बात का फायदा उठाते हैं। मेरे तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। मैंने जल्दी से उनके कपड़े निकाले, वो फ्रेश होकर तैयार हुए तो हम दोनों बाहर के लिए रवाना होने लगे। इस दौरान कमरे से निकलते वक्त मेरी नजर ससुर के कमरे के दरवाजे पर गई। वह हमारी तरफ ही देख रहे थे। मेरे पति का ध्यान उस तरफ नहीं गया और मैंने भी कुछ नहीं बोलना ही मुनासिब समझा और हम दोनों चले गए। वापस आते हमें बहुत देर हो गई थी। खाने के बाद पति ने मुझे ढेर सारी शॉपिंग भी करवाई थी। वापसी पर हमने आइसक्रीम खाई और आज खूब एंजॉय किया था। घर पहुंचते तक सब लोग सो चुके थे। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने शुक्र अदा किया। आज पहली बार मुझे अपने पति की इतनी ध्यान मिली थी। शायद इस सब में कहीं ना कहीं मेरी ही गलती थी। मैंने खुद पर जिम्मेदारियों का इतना बोझ डाल दिया था कि सिर्फ एक नौकरानी की तरह सिर्फ घर के कामों में ही खुद को बिजी कर लिया था। मेरी बदकिस्मती यह थी कि जो मेरी शादीशुदा जिंदगी की खुशियां मनाने वाले दिन थे, वो सास के गुजर जाने से शोक में गुजारे थे। लेकिन जो हुआ वह कुदरत का फैसला था, मेरी गलती नहीं थी। इसलिए अब मैं अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी का आगाज करना चाहती थी, जिसकी शुरुआत हो चुकी थी और मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैं सोचूं में गुमसुम बैठी थी कि पति ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखते हुए पूछा, मैडम क्या बात है? लगता है किसी बहुत ही गहरी सोच में गुम हो गई हो। मैंने खुद को उनकी बाहों में समेटते हुए बोलना शुरू किया और कहा, आप तो यह भूल ही गए थे कि मैं आपकी नई नवेली दुल्हन हूं। शुक्र है आज याद तो आया और अब कोई जरूरत नहीं दफ्तर से इतनी देर वापस आने की। मुझे अकेले बैठे बैठे वहशत सी होने लगती है। पूरा पूरा दिन कोई बोलने तक के लिए घर में नहीं होता। कम से कम आपको तो इस बात का ख्याल होना चाहिए ना। फिर बातों ही बातों में मैंने उन्हें यह भी बता दिया कि पूरे घर के कामकाज मुझे अकेले करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत थक जाती हूँ। यहाँ तक कि आपके आने तक अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाती। तो पति ने पूछा, मेरी बहनें हाथ नहीं बटाती क्या? मैंने कहा कि वो दोनों अपनी पढ़ाई में ही बिजी रहती हैं। कमरे से बाहर भी सिर्फ खाने पीने के लिए आती हैं, या फिर अगर कोई काम हो तो बात कर लेती है, वरना तो हमारी कोई बात भी नहीं होती। पति ने कहा, तुम मेरी खातिर कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, मैं तब तक किसी नौकरानी का बंदोबस्त कर लूंगा। जी हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। फिर हमारे ढेर सारी मोहब्बत भरी बातें होती रहीं और न जाने कब देर से जाकर आंख लगी। अगली सुबह हमेशा की तरह सवेरे मैं नहीं उठ सकी थी। पति बिना नाश्ता के ही दफ्तर चले गए। 11 बजे के करीब में उठी तो घर पर कोई नहीं था। मुझे अपने इस बात पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं भी आखिर इंसान ही हूं। जब पति को मुझसे कोई शिकायत नहीं तो मुझे भी इस बात को इतने दिल पे नहीं लेना चाहिए। और दोपहर का खाना बनाने लगी। मैंने रूटीन के मुताबिक सबका खाना कमरों में ही रख दिया था, क्योंकि यही हमारे घर का रिवाज था, या फिर मेरे आने के बाद से ये रिवाज शुरू हुआ था। जैसा भी था, मुझे किसी से कोई गिला नहीं था। और फिर पति को फोन किया कि दोपहर का खाना आज साथ खा लें, तो उन्होंने भी हामी भर ली। मैं बहुत खुश हो गई। किस्मत मुझ पर मेहरबान थी। पति की नज़र में दिन ब दिन मेरी कदर बढ़ने लगी थी।
यह दिन तो मैंने दुआओं में मांगे थे और दुआएं पूरी होती देखकर मेरे कदम जमीन पर नहीं जम रहे थे। तकरीबन 2 बजे के करीब पति घर पहुंचे तो मैं रात की तरह ही सजी धजी उनका इंतजार कर रही थी। हम दोनों ने कमरे की बजाय घर के डाइनिंग हॉल में ही खाना खा लिया और साथ ही खाते और बातें करने लगे। अभी हम खाने में ही लगे थे कि घर में मेरे ससुर और दोनों नंदे भी आ गए। मेरे पति ने उन लोगों को भी साथ खाने को कहा, लेकिन वो लोग इतने खफा महसूस हो रहे थे जैसे उनको हमें साथ खाना खाते देखकर कोई तकलीफ हुई हो, या फिर जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। शायद मेरी खुशी का आखिरी दिन था। ससुर ने मेरे पति की बात का कोई जवाब न दिया और थोड़ी देर बाद उन्हें अपने कमरे में बुला लिया। ननद ने मेरे पति से कहा कि पापा ने कहा है कि आप अकेले ही आइएगा। पति ने परेशान होकर मेरी तरफ देखा तो मुझे समझ में कुछ न आया। आखिर फिर क्या बात हो गई? मैंने ना में सिर हिलाया। पति सीधा अपने बाप के कमरे में चले गए। मुझे बहुत बेचैनी होने लगी। न जाने क्या बात हो गई। मैंने अभी भी खुशियां देखना शुरू की थी और उन्हें खोने से बहुत डरती थी। दिल ही दिल में कोई नागवार बात न होने की दुआएं करने लगी। मेरे पति काफी देर अंदर रहे और साथ ही मेरी दोनों नंदें भी अपने बाप के कमरे में थीं। यकीनन कोई बहुत बड़ा मसला था जिस पर बात हो रही थी, लेकिन मुझे अंदर आने से रोका गया था। इस बात का बहुत दुख था मुझे कि वो लोग मुझे किस तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं पति के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। वो कोई आधे घंटे बाद ससुर के कमरे से निकले और सीधा बाहर जाने की राह ली। मैं परेशानी की हालत में उनके करीब गई, लेकिन मुझे अनदेखा करते हुए चले गए। मेरी परेशानी और बढ़ गई। मुझे ख्याल आया, शायद सुबह ससुर को वक्त पर नाश्ता न मिलने की वजह से शिकायत होगी, लेकिन फिर भी मुझे कोई एक वजह समझ में नहीं आ रही थी। मैं बेचैन हो गई और रात होने का इंतजार करने लगी। जब पति आएंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन रात हुई तो जब पति आए तो इनका रवैया मेरे साथ बहुत ही बदला हुआ था। सीधे मुंह से बात नहीं की और आते ही ससुर के कमरे में चले गए। खाने का पूछा तो वो भी बहन के हाथों वहीं पर मंगवा लिया। मैं देर तक उनका इंतजार करती रही। खाना तक नहीं खाया। वह जब ससुर के कमरे से लौटे तो मुझे बेड पर बैठा हुआ देखकर बाहर जाने का कहा और बोले, आज रात मैं अकेला सोना चाहता हूं, तुम हाल में ही सो जाना। उनकी यह बात मुझे इतनी अजीब लगी कि हैरान होकर बोली, भला मैं अकेली हाल में कैसे सो सकती हूं, और रोने लगी। पति ने करीब आकर मुझे बाजू से पकड़ा और बाहर का रास्ता दिखाते हुए मुझे दरवाजे तक ले आए। मुझे बाहर धकेल कर उन्होंने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। मैं हैरान परेशान पूरी रात हॉल में जागते ही गुजरी। ना नींद आई, ना आंसू रुकते। न जाने क्यों मुझे खुशियां रास न आती थीं। कहाँ जाती मायके का भी कोई आसरा नहीं था और मैं यह ठिकाना खोना नहीं चाहती थी। भले पति नौकरानी बनाकर रखता तो भी रह लेती। नींद वैसे भी पूरी रात नहीं आई थी, इसीलिए सुबह उठने के बाद सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाया। ख्याल आया कि शायद इसी वजह से घर वाले नाराज हुए हैं। रूटीन के मुताबिक सभी नाश्ता करके जा चुके थे। मैं दिन में पति को कई बार फोन की, लेकिन उनसे बात न हो सकी। मेरी परेशानी और बढ़ता ही गया। रात हुई तो फिर से ससुर ने मेरे पति को अपने कमरे में बुला लिया और अगली रात फिर मुझे हॉल में ही गुजारनी पड़ी। इसी तरह लगातार 3 दिन पति ने मुझे कमरे से निकाला था। मैं भले ही बेआसरा थी, लेकिन उनकी बीवी थी। अब उनका यह सुलूक मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज मैंने ठान लिया था कि इस बात की वजह मालूम करके ही रहूंगी। अगली रात जैसे ही मेरे ससुर ने पति को अपने कमरे में बुलाया तो मैं भी उनके पीछे ही कमरे में चली गई। शादी के बाद यह पहली दफा था जब मैंने अपने ससुर के कमरे में कदम रखा था। दाखिल होते ही मेरे कदम पत्थर के हो गए, क्योंकि सामने बेड पर मेरी सास की तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं और मेरे ससुर के अलावा मेरे पति और दोनों बहनों की आंखें नम थे। वो सब मेरी सास को याद करके रो रहे थे। मेरे लिए भी यह मंजर बहुत दुख का था, लेकिन मैं यह जानना चाहती थी कि आखिर मेरे साथ वह सलूक क्यों किया जा रहा है। इसीलिए मैंने हिम्मत की और कमरे में दाखिल होकर ससुर से पूछा कि आखिर पापा जी, मेरा इस सब में क्या कसूर है? जितना दुख अम्मा जी के जाने का आप सबको है, उतना ही मुझे भी है। लेकिन आप मेरे पति को मुझसे अलग करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मैं मनहूस हूं? लेकिन मेरी बात का किसी ने कोई जवाब न दिया। सभी लोग ऐसे खामोश थे जैसे वह मेरे मुंह पर कहना नहीं चाहते, लेकिन मुझे मनहूस ही मानते हैं। अब मैंने भी बस
इन लोगों के आगे और बोलना ठीक न समझा और यह कहते हुए वहां से रवाना हुई कि मैं जिसकी पसंद से इस घर में ब्याह कराई थी, जब वह ही नहीं रही तो मेरी किसी को क्या जरूरत। लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा कि जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं है, वो तो भगवान का फैसला है। मैं इनका घर छोड़कर जा रही थी, लेकिन कोई भी मुझे रोकना नहीं चाहता था। सबने अपने सर झुका लिए थे और मेरे जाने के इंतजार में थे। मैंने जाते वक्त पति की तरफ देखा तो वह सिर्फ हसरत भरी नजर डालकर चुप थे। मैं अपने बाप के घर आ गई। यहाँ किसी को नहीं पता था कि मैं घर छोड़कर आई हूं, वरना शायद मुझे एक पल भी रुकने न दिया जाता। कुछ दिन रहने का सोचकर सभी लोग भी चुप थे। पापा ने हाल चाल तो पूछा, पर सौतेली माँ ने वो भी जरूरी नहीं समझा। मैंने आते ही घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था, इसलिए सौतेली माँ को यह फिक्र नहीं थी कि मैं कब जाऊंगी। उनको आराम पसंद था, इसलिए मुझे यहाँ जगह मिल गई। मुझे यहाँ आए 15 दिन ही हुए थे कि खबर मिली कि मेरे ससुर का कार हादसे में देहांत हो गया है। घर वालों ने वहां जाने का पूछा तो मैंने बताया कि मैं घर छोड़ के आई हूं। पापा ने कहा, फिर भी ऐसे मौके पर जाना चाहिए। मैं वहां पहुंची तो पति ननदों को बहुत दुख में पाया। कुछ दिन वहां रही और सबका पहले की तरह ख्याल रखा। जब सब लोगों की जिंदगी रूटीन पर आना शुरू हुई तो एक बार फिर मैंने अपना सामान बांध लिया और बिना बताए वहां से निकलने लगी। लेकिन इस बार पति ने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझसे माफी मांगी कि जिंदगी और मौत किसी की वजह से नहीं होती। जिसकी जिंदगी जितनी होती है वह उतना ही जीता है। हमने तुम्हें इस बात का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद भी तो हमारे पापा इस दुनिया से चले गए और फिर दोनों ननदों ने भी मेरे गले लगकर अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया। मैंने इन दोनों को प्यार किया और कहा कि जो हुआ उसको भूल जाएं। फिर हम सब घर में अंदर आ गए और जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता रूटीन पर आने लगी। 1 साल के बाद जब मेरे यहाँ 2 प्यारे जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई तो फिर सबके दिल से माँ बाप का दुख भी कुछ कम हुआ और हम सब खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।